दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एम इस्माइल की बुक कॉल ऑफ द मैन ईटर। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। अभी जो हमारी कहानी चल रही है द मैन ईटिंग टाइगर ऑफ पीपल झोंपा, उसका अगला एपिसोड। अब जब मैं रात को निकला था और छिपकली की तरह अपने पेट के बल रेंगता हुआ उस टीले पर चढ़ गया था। टीले का जो ऊपरी हिस्सा था वहां पर कोई झाड़ियां नहीं थी और वहां से मैं आगे साफ देख पा रहा था। अब उसे 30 से 40 गज की दूरी पर नाले के आगे एक मादा सांबर खड़ी थी और उसके साथ उसका बच्चा भी था। बच्चे की उम्र रही होगी कुछ महीने की। अब सर्दियों के दिनों में एक यंग सांबर डियर का बच्चा देखना मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि जनरली ये जन्म लेते हैं जून और जुलाई में। अब उन दोनों का पिछला हिस्सा मेरी तरफ था, कान उनके खड़े थे, यानी कि वो थे अलर्ट मोड में और वो देख रहे थे सामने की तरफ। उनके सामने झाड़ियां थी, उनसे करीब 100 गज की दूरी पर। अब मैंने अपनी आंखों पर बहुत जोर लगाया, देखने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पाया। मुझे दिखाई दे रही थी तो झाड़ियों की धुंधली सी आकृति। अब दोनों के दोनों सांबर यानी कि माँ और बच्चा अपने अगले पैरों से जमीन को ठोक रहे थे, जैसा कि सांबर अपनी अलार्म कॉल के दौरान करते हैं, और माँ बीच बीच में अलार्म कॉल भी कर रही थी। अब करीब 20 मिनट हो गए थे, वो उसी पोजीशन में थे, बीच बीच में अलार्म कॉल कर रहे थे। इसका मतलब ये पक्का था कि वहां पर कोई खतरनाक जानवर है। लेकिन जहां टीले से मैं देख रहा था वो दूरी और ज्यादा हो जाती थी, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब यह दृश्य देखना बहुत ही आनंददायक था। अगर नॉर्मल परिस्थितियां होती तो मैं ऐसे ही उनको देखता रहता जब तक ये घटनाक्रम चलता रहता। लेकिन अभी मैं किसी मिशन पर आया था और मेरे लिए कुछ और भी ज्यादा जरूरी चीजें थीं जो मुझे करनी थी। अब ये जो सांबर और उसका बच्चा है, या तो ये घास चरने आए होंगे और या फिर नाले में पानी पीने आए होंगे। जब इनको संदिग्ध परिस्थितियां नजर आई उस झाड़ी के पीछे, और ये खड़े होके अलार्म कॉल करने लगे, यानी कि अपने साथियों को चेताने लगे कि यहां पर खतरा है। अब उन्हें पीना तो था पानी, लेकिन वो डर के मारे नाले में उतर नहीं रहे थे, क्योंकि नाले में उतरने के बाद उन्हें ऊपर का दिखाई नहीं देता और वो संदिग्ध जानवर जो कि वहां पर बैठा है झाड़ी के पीछे, शायद इसी वक्त का इंतजार कर रहा है कि वो नाले में उतरे और वो पीछे से हमला करे। इसलिए जहां वो खड़े थे वो सांबर के लिए परफेक्ट पोजीशन थी। वहां से वो उस झाड़ी को भी देख सकते थे और वहां से वो नाले को भी देख सकते थे। अब ये जो कुछ चल रहा था इसी को बोलते हैं जंगल क्राफ्ट। यहाँ खेल चल रहा था धैर्य का। जो जानवर, चाहे वो टाइगर था या लेपर्ड था, इस इंतजार में था कि अनुकूल परिस्थितियां मिले तो वो हमला करे, और दूसरी तरफ ये सामर डियर इस इंतजार में खड़ी थी कि कुछ और देखने को मिले तो उसे समझ में आए कि भागना है कि यहीं रुकना है। अब अगर मुझे उस झाड़ी तक जाना था तो नाले के अंदर अंदर जाना था, लेकिन जब मैं ऐसे जाऊंगा तो ये दोनों सांबर मुझे देख लेंगे और मुझे देख के डर के भाग जाएंगे, और जब डर के भाग जाएंगे तो वो संदिग्ध जो झाड़ी के पीछे है वो भी भाग जाएगा। लेकिन मुझे यह भी मालूम था कि जो जानवर वहां छुपा है उसे मालूम है कि उसकी पोजीशन रिवील हो चुकी है। तो मैं टीले से नीचे उतरा, नाले के किनारे की तरफ बढ़ चला। नाले के किनारे रहते रहते मैं जंगल की ओर जा रहा था। भाग्यवश वहां पर एक फुटपाथ था, चलने की जगह थी, जिससे मेरा चलना आसानी से हो पा रहा था। मैं जल्दी भी चल रहा था, बिना आवाज किए चल रहा था। अब जब मैं उस सांबर डियर से करीब 10 गज की दूरी पर था तो उसने और उसके बच्चे ने मुझे देख लिया और अचानक से वो भाग खड़े हुए। उसके बाद मैंने अपनी चाल तेज कर दी। मैं जल्दी से जल्दी उस झाड़ी तक पहुंचना चाहता था जिसके पीछे था संदिग्ध। अब जो जानवर झाड़ी के पीछे था उसे वहां छिपे रहने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो वहां से निकल जाए उसके पहले मैं वहां पहुंचना चाहता था। अब मैं नाले के अंदर था। मैंने जो मन में कल्पना की थी कि जहां पर झाड़ी है, जब मैं वहां पहुंच गया तो वहां पर
कुछ झाड़ियों का झुरमुट था और मैं नाले की नीचाई पर था। मैं धीरे धीरे सरक सरक के उस झाड़ी तक जाने लगा। मैं चाहता था कि मैं अपना सर ऊपर उठाऊं तो मुझे नजर आए वो झाड़ी। जैसे ही मैंने अपना सर ऊपर उठाया, एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि कोई परछाई है जो मूवमेंट कर रही है। जैसे ही मैंने टॉर्च की बीम जलाई, झाड़ियों के पीछे रोशनी पहुंची। वहां एक सुंदर शरीर था, सुंदर शरीर तेंदुए का। अब मेरा उस लेपर्ड को मारने का कोई इरादा नहीं था और वैसे भी राइफल की आवाज टाइगर को अलर्ट कर देती जिसे कि मैं मारने आया था। अब कुछ सेकंड्स तक हम दोनों, यानी मैं और तेंदुआ, एक दूसरे को देखते रहे और उसके बाद उस तेंदुए ने छलांग लगाई और वहां से गायब हो गया। अब मैं उस झाड़ी से जैसे ऊपर चढ़ा था वैसे ही नीचे आया, फिर जंगल और झाड़ियों से गैप रखते हुए थोड़े खुले इलाके में बढ़ने लगा ताकि अचानक से मेरे ऊपर हमला ना हो जाए। अब मैं वापस जा रहा था गांव की तरफ, क्योंकि जिस कॉल को मैं सुन के आया था वो टाइगर के लिए नहीं, लेपर्ड के लिए थी। मेरा और झाड़ियों के बीच का डिस्टेंस था 100 गज। अब जब मैं उस झोपड़ी में पहुंचा जिसमें कुक अंदर सो रहा था, मैंने कुक से बोला दरवाजा खोलो। जब उसे यह श्योर हो गया कि वो कुक टाइगर से बात नहीं कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, उसके बाद उसने दरवाजा खोल के मुझे अंदर आने दिया। अब मेरा स्मोकिंग करने का मन कर रहा था, लेकिन जब मैंने अपना पाइप ढूंढा तो वो मुझे मिला नहीं। लगता है जब मैं सरक सरक के टीले पे या नाले पे आगे बढ़ रहा था तो वो वहीं गिर गया था। अब दिक्कत ये थी कि ये इकलौता पाइप था जिसे मैं अपने साथ लाया था, तो उसे ढूंढना तो जरूरी था, लेकिन ये काम मैं सुबह करूंगा, ये सोचकर मैं सोने चला गया। अब सुबह सुबह जल्दी ही 2 आदमियों को अपने साथ लेकर मैं उस तरफ गया अपना पाइप ढूंढने के लिए। अभी सूरज उगा नहीं था, घास पर बहुत ज्यादा ओस पड़ी हुई थी। पूरा का पूरा गांव जाग चुका था। तरह तरह की आवाजें आ रही थी, धुआं उठ रहा था, वैसा ही जैसा सुबह गांव में होता है। अब गोबर के धुएं से उठने वाली भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो कि मुझे अच्छी लग रही थी। पशुओं की भी गंध चारों तरफ फैली हुई थी। गांव में जहां देखो तहां 4 या 5 के पशुओं के झुंड यहां वहां खड़े हुए थे। गायों के बछड़े यहां से वहां उछलते कूदते फिर रहे थे, अपनी एनर्जी को एंजॉय कर रहे थे। अब मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि रात को जब मैं यहाँ था ना तो मुझे कोई पशु नजर आ रहा था, ना कोई बछड़ा, ना ही आ रही थी उनकी आवाज। शायद वो पेड़ के नीचे बैठे थे ताकि वहां पर उन्हें ओस कम लगे और ठंड कम लगे। अब रात को भी जब मैं जा रहा था यहां से, तो मैं पेड़ की परछाइयों से दूर दूर चल रहा था, तो मुझे तो मालूम ही नहीं चला कि इन पेड़ के नीचे पशु बैठे हैं। अब उन 2 आदमियों को लेके सबसे पहले मैं उस टीले के पास पहुंचा जहां मैं छिपकली की तरह घिसटता हुआ चला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद यही वो जगह होगी जहां मेरी जेब से मेरा पाइप स्लिप कर गया होगा। अब वो 2 आदमी सोच रहे थे कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि उन्हें मैंने बताया नहीं था कि मैं रात को यहां पर आया था और मेरा पाइप खो गया है। जब मैं टीले पर पहुंचा तो मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि मेरा इकलौता पाइप वहां पर पड़ा है। अब वो 2 आदमी आश्चर्यचकित थे कि मेरा पाइप यहां कैसे आ गया, जबकि मैं तो झोपड़ी में था। जब मैंने उन्हें बताया कि रात को मैं अकेले यहां पे आया था, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि मैं रात में अकेले यहां पर आ सकता हूं। अब उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे दिखाएंगे एक खेत में टाइगर के पग मार्क्स, जो कि है 5 दिन पुराने। अब हम थोड़ा पीछे की तरफ चले और वहां पर टाइगर के पग मार्क्स थे, एकदम साफ नजर आ रहे थे। अब ये टाइगर फुल्ली ग्रोन था, एक मेल टाइगर था और साइज एवरेज था। अब यहां से हम उस जगह गए जहां उसने उस महिला को मारा था। तो मैं ये देखना चाहता था कि महिला पर हमले के पहले वो कहाँ छिपा हुआ था और वहां से किस रास्ते को पकड़ के उस तरफ गया था। जहां जहां पर धूल सी थी वहां पर उसके पग मार्क मिल रहे थे। अब हमने उसके पग मार्क का मेजरमेंट लिया, फिर हम वापस आ गए, क्योंकि आज का दिन था, बहुत सारे काम करने बाकी थे, देरी करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब आज मेरे पास कोई पक्का प्लान तो नहीं था,
बस यही करना था मुझे कि जगह जगह टाइगर को ढूंढना था और ऐसी जगह पता करने की कोशिश करनी थी कि जहां टाइगर अक्सर आता जाता हो शिकार करने के लिए। या फिर मेरा भाग्य अगर अच्छा होगा तो उसे ढूंढने की कोशिश में वो मुझे कहीं घूमता हुआ मिल जाएगा। अब मैंने एक कप चाय पी और नाश्ता किया, फिर उन दोनों आदमियों को साथ में लेके टाइगर की सर्च में चल पड़ा, जिन्हें लेके मैं अपना पाइप ढूंढने गया था। सुबह के 6 बजे हुए थे जब हम जंगल में एंटर कर गए। हमने नाले वाला रास्ता लिया था। अब नाले के आसपास जो झाड़ियां थी या फिर नाले के किनारे हमने बहुत सारे जंगली मुर्गे देखे और देखे मोर। रात जंगली मुर्गों ने और मोरों ने पेड़ पर बिताई होगी। अब वो सुबह की गर्मी लेने के लिए बाहर आए। अब करीब 1 मील चलने के बाद उन दोनों आदमियों ने मुझे वो पानी का तालाब सा दिखाया जहां पर वो लड़कियां मछली पकड़ रही थी जब उन्होंने बिहारी पर टाइगर के हमले की आवाज सुनी थी। उन लड़कियों की 3 मछली पकड़ने वाली टोकरियां अभी भी उथले पानी में पड़ी हुई थी। वो उस दुर्घटना की गवाह थी, निशानी थी, क्योंकि उसके बाद किसी की हिम्मत पड़ी नहीं थी गांव में कि वो यहां पर आए और उन टोकरियों को उठा के ले जाए। एक व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर नाले से निकली हुई एक डाल पर बैठा हुआ था। उसकी आकृति पानी में नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कांच में उसकी परछाई दिख रही है। बार बार वो किंगफिशर उड़ता था, मछली पकड़ने के लिए अपनी चोंच पानी में डुबोता था, फिर आके किसी पेड़ की शाखा पर बैठ जाता था। अब अभी जो सुंदर मनोहारी दृश्य दिख रहा था, तो इस बात की कल्पना कर पाना बड़ा मुश्किल था कुछ दिन पहले ही यहां इतनी खतरनाक और विभत्स घटना घट चुकी है। अब करीब 1.5 मील और हम लोग आगे चले, अचानक से नाला दाहिनी तरफ मुड़ गया। फिर मुझे बताया गया कि 3-4 मील की दूरी तक नाला ऐसे ही पैरेलल चलता है, यानी एक तरफ जंगल, एक तरफ नाला। फिर ये नाला दक्षिण दिशा की तरफ चला जाता है। अब एक जगह पे ये नाला उस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से केवल आधा मील की दूरी से गुजरता है, जिस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में मैंने अपनी कार छोड़ी है। अब उत्तर दिशा में इस नाले की तरफ टूटी हुई जमीन है जहां पर कुछ चट्टाने भी हैं, और उसके वहां पर एक पहाड़ी है जिस पर बहुत सारी चट्टाने भी हैं। वहां पर काफी घना डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यानी कि पर्णपाती वन, और बहुत सारी घनी झाड़ियां भी हैं। दक्षिण दिशा की तरफ जब ये नाला जाता है वहां झाड़ियां हैं, लेकिन उतने ज्यादा घने जंगल नहीं। अब अगर हम टाइगर की बात करें तो वो उस तरफ रहना पसंद करेगा जहां टूटी हुई जमीन है, पहाड़ियां हैं, चट्टान है, घना जंगल है। यानी वो वहां से निकल के इंसान का शिकार करने के लिए बाहर आता है और फिर उसी जंगल में चला जाता है। अब 1 मील और चलने के बाद उस नाले के मोड़ से जो इलाका आया, वहां पर नाला ज्यादा चौड़ा था। कई सारे पानी के गड्ढे बने हुए थे जिनमें पानी भी था। अब नाले का जो दूसरा किनारा था, जो थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई वाला था, उसमें 2 गेम ट्रैक्स नजर आ रहे थे, यानी जंगली जानवर वहां से आते जाते थे। दूसरे किनारे पर भी गेम ट्रैक्स थे जो कि जंगल की तरफ जाते थे। साफ मालूम चल रहा था कि यहाँ पर जंगली जानवरों का रेगुलर आना जाना है, यानी इस जगह का निरीक्षण बड़े ही ध्यान से करने की जरूरत थी। अब हम लोग नीचे उतरे और जो विपरीत दिशा की तरफ से 2 गेम ट्रैक्स आते थे उसका निरीक्षण करने के लिए गए। उन दोनों ही रास्तों पर हमें टाइगर के पग मार्क मिल गए, यानी कि जिस चीज की तलाश में हम आए थे वो यहाँ थी। वहां पर ट्रैक्स थे सांबर के भी, वाइल्ड बोर के भी, कुछ तो बहुत ही ताजे थे। अब यहाँ पर जो टाइगर के पग मार्क थे उसमें से कुछ पग मार्क तो कल रात के ही थे, यानी इस बात की संभावना थी कि आज दिन में टाइगर का दीदार हो सकता था। दिन में नहीं होगा तो चांदनी रात थी, रात में ही हो जाएगा। नाले के बेड को जब हम चेक कर रहे थे तो एक बड़े मेल लेपर्ड के पग मार्क भी मिले। शायद ये वही मेल लेपर्ड के पैरों के निशान रहे होंगे जो कि रात में सामर डियर और उसके बच्चे पर घात लगा के बैठा था और मैंने उसका प्लान चौपट कर दिया था। नाले के बेड के बीच में एक छोटा सा आइलैंड सा था और उसमें 3 तेंदू के पेड़ साथ साथ ही लगे हुए थे। जब मैं बच्चा था, 10 या 11 साल का, तो मैं इस पेड़ की लकड़ियां, यानी कि तेंदू के पेड़ की लकड़ियां लेके आता था अपने घर में
और रख देता था फायर प्लेस में आग जलाने के लिए। जब तेंदू की लकड़ी को जलाया जाता है तो इसके ऊपर की जो खुरदुरी छाल होती है वो चिंगारी जैसी रोशनी निकालती है। मुझे ये मालूम था कि तेंदू जिससे गोंद सी निकलती है, जब घर में फिशिंग लाइन बनाई जाती है तो उसमें गोंद की जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही तेंदू का फल जब पक जाता है तो भालुओं के खाने के काम आता है, यानी भालू इसे खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये सारी चीजें मैंने बचपन में बलरामपुर में सीखी थी। ये जगह है तराई इलाके में। मेरा बचपन बलरामपुर में गुजरा था। मेरे चाचा वहां पर नौकरी करते थे। बलरामपुर में भारत के चंद खूबसूरत जंगलों में से एक जंगल है। बलरामपुर ही वो जगह थी जहां पर मैंने अपनी जिंदगी के जो कुछ यादगार लम्हे हैं, खतरनाक एडवेंचर से भरे हुए, वो किए थे। यानी एक बड़ा लेपर्ड को मैंने वही मारा था। एक तो लेपर्ड मारा था, बड़ा काम था, और 11 साल के बच्चे ने उसे मारा था, तो ये बहुत बड़ा काम था। अब वापस स्टोरी पे आते हैं। वो 3 तेंदू के पेड़ एक आइडियल प्लेस था कि अगर मैं वहां बैठूं तो जंगल को देख सकूं, इंतजार कर सकूं टाइगर का। तो मैं सोचने लगा कि उन 3 तेंदू के पेड़ के बीच में मेरा पोर्टेबल छोटा मचान बांध दिया जाए तो दोनों तरफ के गेम ट्रेल पर मेरी निगाह रहेगी। अब मैंने सोचा था कि अगर मुझे इससे बेहतर जगह मिल गई तब तो मैं अपना प्लान चेंज कर दूंगा, नहीं तो मैं यहीं बैठूंगा रात में। लेकिन जो मेरा मचान है वो हमारे साथ नहीं है, वो तो गांव में रखा है। अब उस समय पर इतना टाइम था नहीं कि वो जो जंगल का टूटा वाला हिस्सा है जहां पर चट्टाने हैं, वहां जाकर कोई जगह ढूंढी जाए मचान बनाने के लिए। अब इस बात की पूरी संभावना थी कि टाइगर वहीं कहीं आसपास है, और आज की रात अगर टाइगर के इंतजार में बैठा जाए तो पूरी संभावना है कि टाइगर से मुलाकात हो जाएगी। तो मैं किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहता था कि मैं कोई ऐसी हरकत करूं कि उससे टाइगर अलर्ट हो जाए, क्योंकि अगर मैं ज्यादा खोजबीन अभी करूंगा तो इस बात की पूरी संभावना है कि टाइगर मुझे देख लेगा और वो अपनी जगह चेंज कर लेगा। अब हम नाले में धीरे धीरे 3 किलोमीटर दूर तक और चलते रहे, लेकिन ऐसी कोई सूटेबल जगह मिली नहीं जो इस वाली जगह से ज्यादा अच्छी हो, जिसमें मचान बनाकर रात में बैठा जाए। अब वापस लौटते वक्त जब वो नाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के नजदीक से गुजर रहा था तो हमने जानवरों के जाने का रास्ता लिया और पहुंच गए फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। वहां मुलाकात की चौकीदार से और पुलिस कांस्टेबल से, जिसके कहे अनुसार वो मेरी गाड़ी की रखवाली कर रहा था। और उसके बाद वहां से नॉर्मल बैलगाड़ी वाला रास्ता लिया जहां पर टूटा हुआ लकड़ी का पुल था। अब गांव में वापस आके जल्दी से मैंने भोजन किया, 2 घंटे सोया। उसके बाद रात का डिनर पैक करा के दोपहर के 2 बजे में चल पड़ा उन तेंदू के पेड़ों की तरफ। मेरे साथ चल रहे थे 6 आदमी, जो कि कुल्हाड़ी, दराती और दूसरा सामान लेके चल रहे थे, और मेरा फोल्डिंग वाला मचान भी साथ में। कंबल भी था, रस्सियां भी थी, मेरा ग्रेट कोट भी था, टॉर्च भी थी, थर्मस भी था जिसमें ऊपर तक चाय भरी हुई थी। अब वैसे तो 2 आदमी हमारे साथ जाते तो इतना सामान कैरी कर सकते थे, लेकिन बात जाने की नहीं थी, बात थी आने की, क्योंकि मैं वहां पे रुकने वाला था, बाकी आदमी लौटने वाले थे, और वो 2 आदमी खतरे में आ जाते क्योंकि उनके साथ मैं नहीं होता राइफल लेकर। इसलिए मैंने 6 आदमी लिए कि जब 6 आदमी लौटेंगे साथ में तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। अब जब हम लोग वहां पर पहुंच गए, टाइम हो रहा था दोपहर के 3 बजे। हमने तय किया था कि हम आपस में बातें नहीं करेंगे, तो मैं 10-15 कदम की दूरी पर बैठ गया, उन लोगों को गार्ड करता रहा, और वो लोग लग गए चुपचाप मेरे लिए मचान सेट करने में, ऐसा मचान जो पूरी तरह से छिपा हुआ हो। अभी उन्हें काम करते हुए 10 या 15 मिनट ही हुए थे कि एक लंगूर 100 गज की दूरी से बोला। अब जो 2 आदमी मचान बांध रहे थे
उन्होंने मचान को छोड़ दिया, पेड़ पर और ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ गए और बाकी के 4 आदमी जो नीचे खड़े थे डर के मारे भाग खड़े हुए और नाले के दूसरी तरफ चले गए। अब वहां पर एक छोटी सी क्रांति आ गई थी। काफी देर भगदड़ मची रही क्योंकि मैं चिल्ला के उनसे बोल सकता नहीं था। बाद में उन लोगों ने खुद ही रियलाइज किया कि ये तो लंगूर की नॉर्मल आवाज है, ये उसकी अलार्म कॉल नहीं है। शायद लंगूर ने एक डाल से दूसरी डाल पे लंबी छलांग लगाई थी और लंगूर ऐसा करते हैं जब वो डर जाते हैं छलांग लगाने में भी, तो एक हूप की आवाज निकालते हैं। अब उन लोगों ने मेरी तरफ देखा, मैं हंस रहा था और मुझे हंसता हुआ देख के वो लोग भी हंसने लगे। अब वो आपस में एक दूसरे को दोष दे रहे थे कि ये भागा तो मैं भी भाग दिया। चेहरे से ही वो साफ डरे हुए और नर्वस नजर आ रहे थे। 4 बजते बजते उन लोगों ने सारा काम निपटा दिया। अब मैंने उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, जाते वक्त साथ साथ चलना, दूरी बना के मत चलना। लेकिन जब जाने की बात आई तो फिर डर उन लोगों के चेहरे पे आ गया। अब उन्हें मैन ईटर की याद सता रही थी। तो मैंने कहा चिंता मत करो, जंगल के बाहर तक तुम लोगों को मैं छोड़ाऊं। तो अपनी राइफल और टॉर्च को लेके बाकी सामान को मचान पर छोड़ के मैं उन लोगों को छोड़ने के लिए चल पड़ा। अब चलते चलते हम लोग जंगल से निकले, झाड़ियों से निकले। अब सामने गांव नजर आ रहा था। शाम के 5 बज रहे थे और जो सूरज था एक संतरे के रंग का नजर आ रहा था। उस समय पर अलग अलग जगह से मवेशी गांव की तरफ वापस आ रहे थे। गाय भैंसों की गले की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी भी खेत में कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा था। अब मुझे पता था कि मुझे तेंदू के पेड़ों तक पहुंचने के लिए, जहां पर मेरा मचान है, 1 घंटा लगेगा। लेकिन मैं ये भी जानता था कि आधे घंटे के बाद अंधेरा हो जाएगा और मुझे अपने राइफल की नली भी ठीक से नहीं दिखेगी। अब मुझे याद आया कि आज की डेट थी 24 दिसंबर और ये जो मैं कर रहा था अंधेरे में अकेले मैन ईटर के इलाके में चल के जा रहा था, ये एक बेवकूफाना हरकत थी क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने के लिए। अब जब 6 आदमी जाने लगे तो उनमें से एक आदमी मेरी तरफ मुड़ा। उसने दोनों हाथ जोड़े, ऊपर देखा और बोला, आपको भगवान बचाए मालिक। अब उस आदमी ने जो प्रार्थना की थी मैं उसका शुक्रगुजार था, क्योंकि मुझे इस प्रार्थना की जरूरत थी। लेकिन जब उसने प्रार्थना की थी तो मेरा डर और ज्यादा बढ़ गया था। चंद्रमा पूर्णिमा से एक दिन कम था, पूर्व दिशा से आसमान में आ चुका था। अब मुझे इस बात से खुशी थी कि जैसे ही सूरज की लालिमा जाएगी, चंद्रमा की चांदनी फैल जाएगी और जंगल अंधेरा नहीं रह जाएगा। अब नाले के किनारे किनारे जितना तेजी से मैं चल सकता था उतनी तेजी से मैं चलता जा रहा था। अब मुझे बहुत ज्यादा तनाव था। मुझे अपने माथे की नसें खिंची हुई प्रतीत हो रही थी। अब मुझे समझ में आया कि मेरे माथे की नसें क्यों खिंची हुई थी। कोई भी शिकारी जो जंगल में जाता है उसे अपने अंदर के डर या सिक्स सेंस की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब ये जो छठी इंद्रिय हमें संकेत देती है, ये हजारों साल से हमारे अंदर डेवलप होती हुई वो चीज है जिसने हमें हजारों सालों से या हमारी प्रजाति को बचाए हुए रखा है। अगर ये ना होती तो इंसान उन जानवरों से अलग नहीं था जो कि शिकार करते हैं या फिर शिकार हो जाते हैं। अब मैंने ये बात रियलाइज करी कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन बेड है उस नाले का। उस नाले का बेड करीब 40 से 50 गज चौड़ा है और मेरे दाहिने हाथ पे है घना जंगल, फौरन मेरे साथ ही। और उस जंगल से बहुत सारी परछाइयां आ रही थी जिसकी वजह से चांदनी में भी दिखाई नहीं देता था। यानी अगर दाहिनी साइड से मेरे ऊपर हमला हुआ तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, इतना मौका भी नहीं मिलेगा कि मैं अपनी राइफल उस तरफ घुमा सकूं। और वैसे भी इतनी नजदीक से हमला होने पर राइफल का इस्तेमाल करने का टाइम मुझे मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो उस
रास्ते पर चलते रहना बेवकूफ़ी होती। समझदारी की बात यह थी कि मैं नाले के ओपन बेड के अंदर अंदर चलूं। उस कंडीशन में मैं जंगल से 20-25 गज की दूरी पे होऊंगा, दोनों तरफ से। तो किसी भी तरह का सरप्राइज अटैक होगा, इस बात की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। और दूसरा, मैं अपनी राइफल का इस्तेमाल भी कर पाऊंगा अगर तो मुझ पे अटैक हुआ। तो बस रास्ते को छोड़ के नाले के ओपन बेड में उतर गया। अब जब नाले के बीच में मैं उतर गया तो मेरी माथे की नसों में जो तनाव था वो दूर हो गया। लेकिन नाले की सतह पर चलना भी कोई आसान काम नहीं था। बहुत सारी चट्टानें थीं, गोल पत्थर, नुकीले पत्थर थे। कई जगह तो मुझे नाले के पानी में घुटने घुटने पानी में चलना पड़ता था। लेकिन उस रास्ते पे चलना एक तरह से आत्महत्या करने के बराबर था जहां मैं पहले चल रहा था। तो मुझे खुशी थी कि नाले के पत्थरों के बीच में, पानी के बीच में इतनी तकलीफों के बावजूद मैं सुरक्षित हूं। 1.25 घंटे मुश्किलों के साथ चलते वक्त जहां मेरी पैंट करीब करीब थाइस तक पूरी गीली हो चुकी थी, अब मुझे सामने दिख रहे थे वो तेंदू के पेड़ जहां बंधा था मेरा मचान। लेकिन अभी भी वो छोटा सा आइलैंड जिस पे वो तेंदू के पेड़ थे मुझसे करीब 150 गज की दूरी पर था। अभी मैं चल रहा था उथले पानी में। तभी अचानक से मुझे लगा कि मेरे दिल की एक धड़कन मिस हो गई है। मेरे हाथ में टॉर्च थी, रेडी थी। मेरे हाथ में राइफल थी, रेडी थी। अब मैं आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा था। मुझसे 30 गज की दूरी पर नाले के किनारे की छाया में मुझे कुछ मूवमेंट नजर आई। वहां पर एक टाइगर था जो कि क्राउच कर रहा था, झुक के बैठा था, घात लगा के बैठा था और देख रहा था मेरी तरफ। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाई, मुझे दिखी एक बड़े साइज की रिंग टेल्ड सिवेट। और जहां वो सिवेट बैठी थी उसके ठीक नीचे करीब 8 फुट लंबा लकड़ी का लट्ठा पड़ा था। उस लट्ठे का डायामीटर करीब करीब 18 इंच का था। अब अगर आपके दिमाग में तनाव हो तो कुछ दिखने पर आपका दिमाग आपको कुछ और दिखा देता है। अब मुझे जान के खुशी हुई कि मेरे सामने टाइगर नहीं बैठा था, क्योंकि मैं जमीन पर था। और जब मैंने टॉर्च जलाई थी उसके बाद राइफल को उस तरफ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जब मैंने टॉर्च बुझा दी तो मुझे कुछ छोटे छोटे पत्थरों के गिरने की आवाज आई, यानी कि वो सिवेट भागकर अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।